कुछ जगह ऐसी हैं जिसकी मिट्टी में आके खिलाड़ी बनता है। लखनऊ है, पंजाब है, भोपाल है, ये जगह ऐसी हैं खिलाड़ी पैदा होता रहेगा। नमस्कार, सलाम, आदाब। आज हमारे साथ हमारे एक ख़ास प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं इनाम उर रहमान साहब। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में रहने वाले इनाम उर रहमान साहब को एमपी गवर्नमेंट की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। अगर इनकी हम जर्नी की बात करें तो एक भारत के काफ़ी अच्छे लेफ्टिनेंट हॉकी खिलाड़ी हैं। इनाम उर रहमान साहब, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे एक ख़ास प्रोग्राम किस्से भोपाल के में। शुक्रिया। जी हाँ, सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत हॉकी को लेकर किस तरह से हुई है। बड़ी लंबी जर्नी है ये। मैं शुरू वहाँ से करता हूँ जहाँ बचपन में लोग शुरू करते हैं। बचपन में उन्हें क्या फील होता है कि क्या करें, क्या खेलें। तो बचपन में क्योंकि मैंने ज़्यादातर यही सुना था, हिंदुस्तान की टीम हॉकी के लिए बहुत मशहूर रही है, गोल्ड मेडल जीतती थी अपनी टीम। और उस ज़माने में एक नाम सबके ज़बान पे था, दादा ध्यानचंद बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी थे दुनिया के। तो उसको देखते हुए मेरा भी शौक़ हॉकी की तरफ हो गया। लेकिन सरकमस्टांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, घर के हालात ऐसे थे, ठीक थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होने की वजह से मेरे फादर मुझे हॉकी दिला नहीं सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैंने हॉकी खेलना शुरू किया। वो भोपाल में उसको खपोटा बोलते हैं, जो दरख्त से काट के लकड़ी नुमा शेप का बना हुआ होता है और दरख्त से काट लेते हैं। वो हैंडमेड ही होता है, अपने हाथ से ही काट के दरख्त पे से, और वो लकड़ी नुमा ज़रा से आगे से मुड़ा हुआ होता है। तो उससे हॉकी खेलना शुरू किया। और मेरे ज़माने के सब छोटे छोटे बच्चे ज़्यादातर उसी से खेलते थे। और गेंद कभी उसकी होती थी, कपड़े की बना ली, कभी लकड़ी की गेंद से। तो ये बिगिनिंग थी मेरे हॉकी खेलने की। तो उस वक्त की शुरुआत थी आपकी कि आपने हाथ से ही लकड़ी के हॉकी बना ली और कपड़े के अंदर डाल के गेंद बना ली आपने। तो ये बिगिनिंग थी। और ये सिलसिला काफ़ी साल तक चला, 2-3 साल तक। यू कैन इमेजिन, हॉकी नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस गेम चलता रहा। गलियों में खेले, छोटी जगहों पे, छोटे ग्राउंडों में खेले, 4-4, 6-6 करके। तो ये गेम शुरू हुआ उस तरह से। इन शॉर्ट ये शौक़ बढ़ता चला गया। और फिर जब हम स्कूल में पहुँचे तो वहाँ हमें पहली हॉकी मिली। क्योंकि मैं सैदिया स्कूल जो भोपाल में सिटी के अंदर है, इतवारे के पास, वहाँ रहता था। और खुशकिस्मती से उस स्कूल के चारों तरफ ग्राउंड्स थी, मैदान थे खेल के। तो तकरीबन खुले मैदान थे, भीड़ नहीं थी। तो दिन भर कभी खेलना है, कभी शाम को खेलना है, कंटिन्यूस खेलते रहे। और ये शौक़ इतना बढ़ता चला गया कि फिर एक स्टेज वो आई जब स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ, स्कूल की टीम बनी। तो फर्स्ट टाइम स्कूल की टीम को रिप्रेजेंट किया मैंने। उसमें मेरे साथ एक खिलाड़ी थे, कमर अली साहब, नन्हे बोलते हैं उनको, कमर अली नन्हे, सिटी में ही रहते हैं। वो स्कूल के हमारे साथी थे, बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। और खुशकिस्मती से हमारे जो कोच थे वो अहमद शेर साहब थे। अहमद शेर साहब, ये असलम शेर के फादर। अच्छा। ये भी ओलंपिक खेलते थे, दादा ध्यानचंद साहब के ज़माने में उसी टीम से खेले थे। तो इसी तरह से ये खेल का शौक़ बढ़ता रहा। और उसके बाद फिर हम काफ़ी अच्छी हॉकी खेलने लगे। शुरुआत उस वक्त की, उस दौर की अगर हम बात करें तो आपकी जो स्कूली जो पढ़ाई है, आपकी शिक्षा है, एजुकेशन की शुरुआत किस तरह से मतलब हुई थी? और मतलब आप कहाँ तक, उस वक्त का दौर था शायद
11वीं क्लास तक ही देखा जाए तो स्कूल की शिक्षा की होती थी, उसके अलावा कॉलेज वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, एजुकेशन का हमारे घर में बड़ी अहमियत थी, बड़ा ज़रूरी था। उस पर पिटाई भी होती थी, जो खेल की वजह से हम पढ़ाई में थोड़ा मुश्किल होती थी, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इसकी अहमियत थी। हमारे बड़े 2 भाई इंजीनियर बने, हमारी बहन डॉक्टर बनी, डॉक्टरेट किया उन्होंने, और मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया, क्योंकि खेल के शौक़ ने पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम हुआ। लेकिन ग्रेजुएशन कर लिया था, और वो मैंने अलीगढ़ जाके किया। भोपाल में तो नहीं हो पाया था, तो मैं अलीगढ़ चला गया था। और अलीगढ़ ऐसा नहीं था कि मेरे फादर ने मुझे अलीगढ़ भेज दिया हो, बहुत पैसे वाले घर वाले तो अलीगढ़ भेज दिया, ऐसा नहीं था। बल्कि क्योंकि खेल इतना इम्प्रूव हो गया था, ऐसा हो गया था कि उन लोगों को, अलीगढ़ वालों ने मुझे बुलाया था और मुझे पूरा फ्रीशिप दिया था, कोई पैसा नहीं लगता था, ना खाने का ना रहने का। तो मैं अलीगढ़ जाके फिर वहाँ से ग्रेजुएशन किया मैंने, और आगे हॉकी खेलना शुरू की। तो आपका जो पहली शुरुआत हुई थी हॉकी की, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ से हुई थी। हाँ, मेजर जो शुरुआत हुई है हॉकी की वो अलीगढ़ से हुई है, लेकिन उससे पहले मैंने भोपाल की टीम को रिप्रेजेंट कर लिया था। अच्छा। और भोपाल की एक बड़ी मशहूर टीम थी, बिजली घर। बिजली घर। हाँ, वो उस टीम से मैं उबैदुल्ला, यहाँ का सबसे अच्छा जो बड़ा टूर्नामेंट है, उबैदुल्ला खेला था, और जीते थे हम लोग। अच्छा, आप लोग जीते थे। और वो बिगनिंग थी मेरी, वो यहीं इसी जीत की वजह से मैं अलीगढ़ गया था। अच्छा। अगर हम नेशनल आपके गेम्स की बात की जाए तो लगभग आपने जो गेम खेले हैं, तो उस वक्त में सबसे टर्निंग पॉइंट आपका क्या था जब अपने भारत के लिए पहला मैच खेला था, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, बहुत आगे चले गए। भारत का पहला मैच खेलने से पहले बड़ी तकलीफ़ें उठाई थी। उससे पहले 1964 में 1964 जो में ओलंपिक हुआ था टोक्यो में। अच्छा, टोक्यो में। हाँ, उसमें मुझे मेरा सिलेक्शन होना मस्त था। पूरे हिंदुस्तान के पेपरों ने लिखा था कि अगर इंडिया टीम का कोई कलर तैयार हो गया है तो सबसे पहले इनामुर रहमान को दे दो। अच्छा। यानी इतना श्योरिटी थी। लेकिन मुझे उस टीम में नहीं लिया गया, और वो जो टीम सेलेक्ट हुई उसकी नहीं लेने की वजह अश्वानी कुमार साहब थे। अश्वानी कुमार साहब उस वक्त इंडियन हॉकी के प्रेसिडेंट थे, और वो पंजाब पुलिस के आईजी थे, तो बड़े पावरफुल आदमी थे। उसका वजह ये हुई कि जब मैं इतनी अच्छी हॉकी खेलने लगा, अलीगढ़ से खेला, पहले अलीगढ़ के बाद मैं मोहन बागान चला गया, वहाँ से खेला। तो टोक्यो ओलंपिक में सिलेक्शन के लिए जब मैं ट्रायल्स देने जालंधर गया, तो वहाँ अश्वानी कुमार साहब ने मुझसे कहा कि तुम पंजाब पुलिस ज्वाइन कर लो, आपके पास उनकी टीम ज्वाइन कर लो। टीम ज्वाइन करने का। पंजाब पुलिस की बहुत अच्छी टीम होती थी, बेस्ट टीम होती थी इंडिया में जी। तो उन्होंने कहा तुम पंजाब पुलिस हमारी टीम ज्वाइन कर लो, और मैं तुम्हें इतनी हॉकी खिलाऊंगा कि तुम थक जाओगे। तो मैंने ग्रेजुएशन तो किया नहीं था, तो मेरे घर में तो पहले पढ़ाई थी, तो मैंने उनसे यही कहा कि साहब मैं पहले ग्रेजुएशन कर लूँ फिर ज्वाइन करूँगा। लेकिन छोड़िए, शर्ट ये हुआ कि वो नाराज़ हो गए और मुझे 64 में उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। उसके बाद ओलंपिक निकल गया, फिर 68 ओलंपिक से पहले मैं खेलता रहा, फिर मोहन बागान से खेला, फिर मैंने इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन करी। और जो इंडियन एयरलाइंस, उस वक्त इंडियन एयरलाइंस होती थी, एयर इंडिया नहीं होती थी। अच्छा, दो एयरलाइंस थी, इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक एयरलाइंस थी और एयर इंडिया इंटरनेशनल एयरलाइंस थे। तो हम इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन किया। ज्वाइन क्या किया, बल्कि मैंने ही टीम बनाई। उन्होंने कहा हमारी टीम बनाओ, तो मैंने टीम बनाई। तो भोपाल के 6-7 लड़के थे उसमें। तो उसकी शुरुआत जो हुई थी इंडियन एयरलाइंस की, वो टीम की शुरुआत वो खुद आपने ही की थी? हमने ही शुरू की थी, आपके द्वारा बनाई गई थी? मेरे द्वारा बनाई गई थी। और एक और भोपाल के थे मतीन खान, उन्होंने हमें अप्रोच किया था। अच्छा। और कहा था ये टीम बना रहे हैं, आप आ जाओ। खैर टीम बनी। पहले साल हमने नेहरू टूर्नामेंट जीता। नेहरू टूर्नामेंट दिल्ली का सबसे बड़ा टूर्नामेंट नेहरू टूर्नामेंट होता है, वो हमने जीता। खेलते रहे 64 से, और एयरलाइन ज्वाइन करने के बाद हिंदुस्तान के सब टूर्नामेंट जीते।
मैं वो एक वाहिद आदमी हूँ, आप लोग समझे इस बात को, कि जिसने मोहन बगान से खेल के हिंदुस्तान के जितने ऑल इंडिया टूर्नामेंट हैं सब जीते थे। एक साल में 4 टूर्नामेंट जो दिल्ली में होता है, बॉम्बे में 2 होते हैं, कलकत्ता में होते हैं, एक साल में 4 टूर्नामेंट जीते थे मोहन बगान के लिए। और मैं ही वो आदमी हूँ, जब मैंने मोहन बगान के बाद इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन करी तो 10 साल तक हिंदुस्तान के सब टूर्नामेंट जीते, और कितने वक्त जीते मुझे खुद याद नहीं। 10 साल तक आपने लगातार जितने भी टूर्नामेंट हुए वो सारे जीते हैं? तकरीबन बहुत टूर्नामेंट जीते, और ये सिलसिला रहा। तो 68 में फिर मुझे ओलंपिक के कैंप में बुलाया, और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि दादा ध्यानचंद साहब हमारे कोच थे उस टीम के। जब टीम सिलेक्ट हो रही थी तो वो कोचिंग कर रहे थे, उन्हें ही टीम सिलेक्ट करना थी जी। तो ये कैंप लगा था पटियाला में। पटियाला में कैंप लगा, हम सिलेक्शन में गए, मेरे को टीम से फिर काट दिया अश्वानी कुमार साहब ने। अच्छा, दोबारा से फिर वही चीज़ हुई? सेम चीज़ होने वाली थी जी। टीम जब बनी तो टीम सिलेक्शन कमेटी ने बनाई, और उसमें मेरा नाम नहीं था। वो टीम आई कोच के पास, क्योंकि कोच के साइन मस्ट होते हैं। तो दादा ध्यानचंद ने टीम देख के कहा इसमें इनामुर रहमान का नाम नहीं है, मैं साइन नहीं करूँगा इसमें। अच्छा, उन्होंने खुद आपके लिए अप्रोच किया? सिर्फ उन्होंने। और ये सिलसिला रात के 2 बजे तक चला, मुझे नहीं मालूम, ये मुझे बाद में पता चली। ये सब चीज़ें आपके बारे में जो बातें की जा रही थी, मतलब आपको लेके एक डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन कहीं ना कहीं अटक चुका था। ये मेरे ऊपर अटक चुका था जी। 2 वक्त टीम बनी, दादा के पास आई, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। फिर आई, लास्ट में मजबूरन उन्हें टीम में नाम लिखना पड़ा। फिर दादा ध्यानचंद साहब ने साइन किए तो मैंने 68 ओलंपिक खेलने गया। आपकी और जो मेजर ध्यानचंद जी हैं उनकी मुलाकात और उनके आपस के कोई एक ऐसा किस्सा या फिर ऐसा कोई एक अनुभव जो आप शेयर करें और यादगार पल हो? दादा ध्यानचंद अशोक कुमार के अब्बा थे। अशोक कुमार जी के वालिद साहब? वालिद थे जी। अशोक कुमार जो है आप जानते होंगे कि बहुत बड़ा खिलाड़ी था। बिल्कुल। वो मेरे साथ मोहन बगान में भी खेला, वो राइट इन खेलता था, मैं लेफ्ट इन खेलता था, और वो मेरे साथ इंडियन एयरलाइंस में भी खेला। तो हमारे तकरीबन फैमिली टर्म्स थे, काफ़ी लंबे वक्त तक, बहुत साल तक अशोक और हम साथ रहे टीम के अंदर। तो दादा ध्यानचंद साहब से वो बातें करता था कि इनाम साहब के साथ खेलते हैं, ये करते हैं। फिर एक वक्त दादा वहाँ आए दिल्ली, तो मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे से मिले। उस वक्त मेरा बेटा पैदा हो चुका था, उसको गोद में लेके खिलाया भी उन्होंने, तो उनसे अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन ये ताल्लुकात ओलंपिक के बाद हुए हैं, ये पहले नहीं थे। आफ्टर ओलंपिक के जब सिलेक्शन में वो मुझे सिर्फ खिलाड़ी की हैसियत से जानते थे बस। अच्छा। तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और इस तरह से ओलंपिक में मेरा कहीं ना कहीं आपकी जो खेल की जर्नी जो है उसमें मेजर ध्यानचंद जो है उनका बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि शायद वो जो डिसीजन था जो रात के 2 से 2:30 बजे तक चला है, अगर वो फैसला कहीं और होता तो शायद हालात भी कुछ और होते। हो सकता था, फिर वही होता जो 64 में हुआ कि टीम में नाम नहीं होता, हो सकता था। क्योंकि वो अश्वानी कुमार साहब तो नाराज़ थे क्योंकि मैंने टीम नहीं ज्वाइन करी थी। गेम नहीं था ताल्लुक़, गेम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये ताल्लुक़ दूसरा था, उनका गुस्सा था। खैर वो नाराज़गी कहीं ना कहीं जाहिर वहाँ हो रही थी। खैर ओलंपिक में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर ओलंपिक में क्योंकि इस ऐसी लड़ाई के बाद सिलेक्शन हुआ था, हैं जी, तो सिर्फ दादा मेरे फेवर में थे, बाकी कोई फेवर में नहीं था। अच्छा। टीम सेलेक्ट होके मैक्सिको गई। मैक्सिको में, अच्छा आपको मैं बताऊं कि उस ज़माने के रूल्स अलग थे खेल के। उस ज़माने में अगर एक वक्त टीम ग्राउंड में उतरती थी तो वो 11 लड़के खेलते थे, 12वां नहीं खेल सकता था, सिर्फ 11 ही रहेंगे, वही 11 खेलते थे। अगर किसी की चोट लग गई, मेडिकली बाहर आ गया, तब भी 9 खेलेंगे, 8 खेलेंगे, 10 खेलेंगे, लड़का चेंज नहीं होता था। जो एक्स्ट्रा में आज के वक्त वो प्लेयर होते हैं उस वक्त उस गेम अंदर नहीं जा सकते, होते थे। अच्छा। उस गेम के अंदर नहीं जा सकता था।
तो क्या तकलीफ़ हुई जब हमारे मैचेस हुए ओलंपिक के, इन्होंने मुझे नहीं खिलाना था, इन्होंने सोच लिया था इंस्ट्रक्शन हो या कुछ भी हो, तो हम लीग मैचेस होते हैं ओलंपिक में, हमारी ये पोजीशन आ गई एक स्टेज पे कि अगर हम जापान का मैच नहीं जीतेंगे तो हम सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं करेंगे, और अगर सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं करेंगे तो हम मेडल के लिए नहीं खेल सकते, मेडल के लिए नहीं खेल सकते, क्योंकि जो सेमीफाइनल में आते हैं उन्हीं में से 3 आदमियों को मेडल मिलता है। तो जापान का मैच बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया, वो लीग मैच था, उसे जीतना बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया। पहला मैच ओलंपिक में मुझे खिलाया, फर्स्ट मैच, 5 मैच के बाद फर्स्ट मैच खिलाया। अच्छा, वो भी मैं बता दूं कि क्यों खिलाया। जापान की टीम एक वक्त आई थी, 1963 में आई थी, 64 में ओलंपिक हुआ था। अच्छा। तो 63 में जब जापान की टीम आई थी तो मैं इंडिया की टीम से 5 टेस्ट मैचेस खेला था। 5 टेस्ट खेले थे, जो मैचेस होते हैं ना टेस्ट मैचेस, मैंने 15 गोल किए थे 15 गोल किए जापान की टीम पे। तो वो जापान की टीम पे मुझे मज़ा आता था खेलना, या किसी भी टीम पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब मैं पिछला वाक़या आपको बताऊं, आगे मैं फिर बताता हूं आपको। तो जब 63 में मुझे खेल के गए वो लोग मेरे खिलाफ, 64 में इन्होंने मुझे नहीं देखा टीम में, इंडिया टीम में। जब इंडिया की टीम ओलंपिक में उतरी, वहाँ पे तो आप जहाज़ में से उतर रहे थे, तो उनके प्रेसिडेंट ने कहा वेयर इज़ इनामुर रहमान। ये फेक बता रहा हूँ। कहाँ पर? टोक्यो में। बिल्कुल, टोक्यो में टीम उतरी है ना ओलंपिक खेलने, टोक्यो में ओलंपिक हुआ था। तो उसने कहा कि वेयर इज़ इनामुर रहमान। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं तो वहाँ था नहीं। मुझे जो मैनेजर गए थे यहाँ से, उन्होंने बाद में बताया कि आपके लिए ऐसा कहा था। तो उनका इन्होंने कुछ बहाना जो भी कर दिया हो, तो उसने कहा था इफ़ यू वांट टू सेल हिम आई एम रेडी टू परचेज। 64 में ओलंपिक में, खैर वो हो गया। मैं जो कहना चाह रहा था कि जापान के ख़िलाफ़ मैं ठीक खेलता था, अच्छा खेलता था, या किसी भी टीम में, तो वो जो मैच इम्पॉर्टेंट फंसा बिल्कुल मैक्सिको में, इन्होंने मुझे उतारा पुराना रिकॉर्ड देखते हुए कि इनाम होगा तो जीत जाएंगे, और जीते। मैंने 5 गोल किए, टीम उसी मैच में आपने 5 गोल किए, पहला मैच। अच्छा। वो हम जीते। उसको जीतने के बाद हमने क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए जी। अब आप देखिए जुल्म और इनकी ज़ाती, सेमीफाइनल में फिर मुझे नहीं खिलाया। सेमीफाइनल मैच बड़ा इम्पोर्टेंट मैच होता है, उससे फिर मेडल, उस गोल्ड मेडल के लिए आप, फिर अगला मैच गोल्ड मेडल का है आपका, नहीं खिलाया, बाहर बिठा दिया, मैच हार गए। मैच हार गए। अब जब मैच हार गए तो अब हमें कौन से मेडल के लिए खेलना है? ब्रॉन्ज मेडल के लिए। गोल्ड तो गया, सिल्वर भी गया। हाँ। इन्होंने फिर मुझे खिलाया जी। फिर हम तो कहीं ना कहीं फिर आप उनको खुद एहसास होने लगा, इस वजह से खिलाया? एहसास नहीं, उन्हें मालूम था कि अगर अब ब्रॉन्ज मेडल कैसे जीतेंगे, ब्रॉन्ज मेडल कैसे जीतेंगे जी। फिर खिलाया, 2 गोल से हम फिर जीते आराम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़ी पॉलिटिक्स हुई, बड़ा मेरी ज़िंदगी में बड़ा अप एंड डाउन रहा खेल के मामले में। हाँ, डोमेस्टिक हॉकी में मैं बहुत अच्छा रहा, मेरी टीम में बहुत बेहतर अच्छी हॉकी खेला। उस दौर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज क्रिकेट को इतनी अहमियत दी जाती है, उस वक्त में क्या नज़रिया था क्रिकेट और हॉकी को लेकर? आप मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं उस दौर के खिलाड़ी हूँ जब पटौदी क्रिकेट कैप्टन था, नवाब पटौदी, और उससे दोस्ती थी पटौदी साहब से। अच्छा। इसलिए दोस्ती थी कि कोई रिश्ता राजनीति, गेम की वजह से, मेरे नाम की वजह से, आपका नाम यहाँ नाम की वजह से। हाँ, पटौदी साहब का तो बहुत ऊंचा नाम था। तो पटौदी आपको मैं जो मशहूर क्या चीज़ मशहूर है वो बता रहा हूँ आपको। तो एक टेस्ट मैच था दिल्ली के अंदर क्रिकेट का। मैंने पटौदी साहब से कहा कि यार मेरा दिल चाह रहा है देखना, तो उन्होंने मुझे पास दे दिया। अच्छा, उन्होंने आपको पास दिया कि आप मैच देखने के लिए आ सकते हैं। मैं देखने गया, मैंने मुश्किल से 2 घंटे देखा होगा, मैं छोड़ के आ गया। मैंने पास वापस किया, मैंने कहा यार मेरे बस का नहीं है ऐसा सिलो चीज़ देखने के। तो मेरा कहने का मतलब उस वक्त हॉकी था, क्रिकेट जैसी टीम कितना होते हुए भी हॉकी नंबर 1 था। हॉकी नंबर 1 था। हाँ। एक चीज़ और हम बात करें, कहीं ना कहीं
काफ़ी पुरानी बातें हैं सारी, और डिवाइडेशन की भी बात थी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत के बीच में भी बाउंड्री खींची थी और उस वक्त में काफ़ी तनाव वाला माहौल था। तो खेल को लेकर भी काफ़ी पाकिस्तान के अंदर भी जो हॉकी थी, कहा जाता है और सुना है जहाँ तक हमने कि भोपाल के प्लेयर वहाँ जाके खेलते थे। अब आप सुनिए, बहुत अच्छा सवाल किया, और शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता है, भोपाल के खिलाड़ियों ने तकरीबन हर ओलंपिक में भोपाल ने रिप्रेजेंटेशन है भोपाल के खिलाड़ी का, हर ओलंपिक में 36 से लेकर भोपाल के खिलाड़ी ने अपने आप को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया है। दो खेलते रहे हैं उसमें ओलंपिक में। लेकिन क्या परेशानी आई, जो मैं आपसे कह रहा था ना अभी पहले, कि मुझे थोड़े गलत दौर में आके खेली मैंने। पाकिस्तान के में चक्कर ये हुआ कि हिंदुस्तान से 2 लड़के सिलेक्ट हुए, इंडिया टीम से ओलंपिक खेले, और दोनों भोपाल के थे। और वहाँ से खेलने के बाद इंडिया आने के बजाय पाकिस्तान भाग गए। अच्छा। अब जब वो चले गए तो जाहिर है गुस्सा आएगा इंडिया टीम को या इंडिया को, या हम इन्हें ओलंपिक लेके गए और ये वहाँ से पाकिस्तान चले गए। फिर वो पाकिस्तान से खेले और पाकिस्तान से खेल के इंडिया को जीता भी उन्होंने। अच्छा। तो ये तकलीफ़ तो हुई ना कि हमारे खिलाड़ी हमारे यहाँ खेल के वहाँ भाग गया। बिल्कुल। वो जो खिलाड़ियों का जो ये हरकत थी, उससे भोपाल के खिलाड़ियों ने बहुत सफ़र किया, ख़ास तौर से भोपाल के और मुसलमान खिलाड़ियों ने। अच्छा, मुस्लिम खिलाड़ी। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिक्स हुई, लेकिन हम लोगों के उन कुछ लोगों की वजह से ये पॉलिटिक्स नहीं, ये गुस्सा उनका हम पे उतरा। कहीं ना कहीं वो जो नाराज़गी जाहिर आप लोगों पे हुई, बात के खिलाड़ियों पे हुई। अच्छा। ख़ास तौर से भोपाल के खिलाड़ियों पे। तो आपको ये बताता हूँ कि 20 साल बाद मुझे चांस मिला है किसी भोपाली खिलाड़ी को इंडिया टीम में। 20 साल बाद। 20 साल बाद जी, वो भी किस मुश्किल से मिला मैंने आपको बता दिया। तो वो गुस्सा था। भोपाल की टीम में उस दौर में इतना खिलाड़ी था, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते थे कि हम मोहन बागान खेलने जाते थे या बंगाल में खेलने जाते थे तो 30 लड़के बंगाल में खेलते थे भोपाल के। 30 लड़के भोपाल के बंगाल की डिफरेंट टीमों में खेलते थे 30, और एक से बढ़ के एक खिलाड़ी होता था, लेकिन किसी को चांस नहीं मिलता था। आप उस वक्त में आपके मिजाज के बारे में कुछ हमसे शेयर करेंगे, जो कुछ खास किस्से हाँ, खेल नहीं, के दौरान मिजाज के बारे में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इस मिजाज ने बहुत परेशान किया है जी। वो किया था। आप ये देखिए ऐसा मिजाज क्यों हुआ जी। जब आपके साथ बेईमानी होती रहे, है ना, जब आपके साथ ग्राउंड के अंदर अंपायर फेवरेटिज्म करे, आपके खिलाफ बजाए, विसिल बजाए, हैं, आप अच्छा खेलना है और आपको वो पनिश करे ग्राउंड के अंदर, तो टेम्परामेंट कहीं ना कहीं लूज़ करता है आदमी। फिर एक और परेशानी उस ज़माने में ये थी, आप लोगों ने तो बड़ी साफ़ सुथरी आके देखी है, रूल्स बहुत दूसरे थे, डिफरेंट रूल्स थे। वो रूल्स ऐसे थे जो फॉरवर्ड लाइन को बहुत परेशान करते थे, डिफेंस वाले बहुत मारते थे उसमें जी। तो उन रूल्स की वजह से हम लोग, मैं फॉरवर्ड में खेलता था तो पिटते ज़्यादा थे। इस वजह से बहुत से खिलाड़ियों ने तो हॉकी खेलना छोड़ दी, क्योंकि जब वो यहाँ पे बड़े टूर्नामेंट खेलते थे, और वो दौर था पंजाबियों टीम सरदारों का, पंजाबियों का टॉप दौर था उस वक्त, गोल्डन दौर कहा गोल्डन दौर, और मालिक अश्वानी को मारते, तो वो पूरे हिंदुस्तान में डोमिनेट करते थे, मारते भी थे और जीतते भी थे। अच्छा। ये डोमिनेशन मैंने तोड़ा इनका, ये रिकॉर्ड है। ये कहाँ टूटा, जो एयरलाइंस की टीम बनाई, इंडियन एयरलाइंस की, वहाँ से तोड़ना शुरू किया। और वो इस तरह से टूटा कि मैं बड़ा पक्का था, क्योंकि हम लोग ऐसे माहौल में पले बढ़े थे ना, जहाँ पे बड़ी सख्ती होती है, जूता नहीं है, नंगे पैर खेल रहे हैं, कंकरों पे खेल रहे हैं, काफ़ी तंदुरुस्ती, बहुत तकलीफदेह हालात थे। उसमें से पल के बढ़े तो बड़े पक्के हो के निकले। तो जब हम सरदारों के, पंजाबियों के खिलाफ मैं स्पेशली खेला, तो जब उन्होंने मुझे मारा, वो मारते थे सबको, तो मैंने भी उन्हें मारा। अच्छा, रिटर्न में आपने उनको जवाब दिया? खूब जवाब दिया, इतना जवाब दिया
कि एक स्टेज पे वो बोलने लगे कि इनाम लड़ाई नहीं होगी। तो मैंने अच्छा, खुद से मुझसे कि लड़ाई नहीं होगी ग्राउंड में। मैंने कहा तुम लड़ाई नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा लड़ाई। मुझसे तो तुम नहीं लड़ोगे, मुझे मालूम है, मेरे किसी खिलाड़ी से भी नहीं लड़ोगे तुम। तो फिर हमारी टीम ने डोमिनेट किया, वहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ, डोमिनेट करना शुरू किया, हमारे खिलाड़ी खुल के आगे खेलने लगे जी। तो एयरलाइंस की टीम वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर भोपाल। भोपाल के अंदर इतने अच्छे खिलाड़ी गुजरे हैं, कहीं ना कहीं एक आपका भी हम एक उदाहरण एग्जांपल दे सकते हैं कि इतने बड़े लेवल, तकरीबन टोटल अपने कितने मैच खेले होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल मैच देखा जाए? हाँ, टोटल अगर देखा जाए तो कितने मैच होंगे अपने तकरीबन? मैंने कोई 150 के करीब तो इंटरनेशनल खेले, जो बहुत कम खेले। 150 मैच इंटरनेशनल आपने खेले हैं, जो बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि मुझे चांस ही नहीं दिया गया ज़्यादा। और डोमेस्टिक तो मैं बहुत खेला, तकरीबन 500, 600, 1000 के करीब खेला हूँ। 1000 मैच के तकरीबन आपने डोमेस्टिक मैच खेले हैं? बहुत अच्छे मैचेस खेले हैं, और 700, 600, 700 स्कोर किए अच्छे मैचेस के अंदर। रिकॉर्ड नहीं होता था उस ज़माने में, ना आज होता है रिकॉर्ड, तो सिर्फ क्रिकेट के अंदर होता है। आज के जो खिलाड़ी हमारे भोपाल के, अगर इंडिया की इवेंट टीम की बात करें और अलग अलग जगह से जो खिलाड़ी, तो आपका नज़रिया अभी भी रहता होगा कहीं ना कहीं उन पर, और आप भी मतलब आपकी नज़र में देखते रहते होंगे, और कहीं आपका अभी भी मेलजोल या जुड़ाव है पुराने लोगों से? बिल्कुल, पुराने मतलब आपके साथ वाले जो खेलते थे वो अभी, या फिर? हाँ है, 2-4 लोगों से है। जैसे मैंने बताया अभी आपको, कमर अली जो हैं, ये हमें, कमर अली भी मोहन बागान में मेरे साथ खेलते रहे, स्कूल से लेके मोहन बागान तक हमारे साथ खेलते रहे। एक निसार पहलवान कहलाते थे, निसार पहलवान, हाँ, सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे, अभी उनका इंतकाल हो गया कुछ दिन पहले। वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, वो भी हमारे साथ मोहन बागान में थे। मेरे बड़े भाई अनीसुर रहमान, जिन्होंने खेल इसलिए छोड़ दिया, वो भी ओलंपिक के कैंप में आए, इंडिया टीम का एक कैंप लगा था तो वो भी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन उन्हें छोड़ दिया था, इंजीनियरिंग करना था उन्हें, तो फिर उन्हें आके छोड़ दी थी। अभी आपको मध्य प्रदेश की सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरह से क्या? मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ बड़ी देर में मिली है। ओलंपिक देर में मिला, यह अवार्ड भी बड़ी देर में मिला, लेकिन मिला है। किसी ने सोचा तो, और जो चीज़ ऐसी मिलती है तो खुशी तो होती है, चाहे किसी स्टेज पे मिले, ये एक इज़्ज़त की बात होती है। कहीं ना कहीं यहाँ वो वाला एक मुहावरा फिट हो जाता है कि देर से जरूर मिलता है, लेकिन सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है। हाँ, मीठा तो वाकई जब ज़रूरत होती है, जब मीठा हो जाता है, बुढ़ापे में मीठा हो गया। क्या वजह रही है कि इतना अच्छा गोल्डन दौर हमारे भारत के अंदर हॉकी का गुजरा है, और आज हालात इतने बुरे हैं कि हम 11वें या 12वें नंबर से भी इस वक्त में गुजर रहे हैं? ये आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे, कोई नहीं समझ पाएगा। इसमें खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है जी। आज भी हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट वैसा ही है, टैलेंट की कमी नहीं है जी। क्योंकि जैसे आपको मैं बताऊं, ब्राज़ील है ना, हाँ जी, वहाँ फुटबॉलर पैदा होता है, बिल्कुल, वो उसकी मट्टी में फुटबॉलर बनता है। ऐसे हिंदुस्तान में कुछ जगहें ऐसी हैं जिसकी मट्टी में हॉकी खिलाड़ी बनता है। लखनऊ है, पंजाब है, भोपाल है, ये जगह ऐसी हैं, खिलाड़ी पैदा होता रहेगा। तो खिलाड़ी तो बन रहे हैं, खिलाड़ी तो बनते हैं, पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्या है, हालात इतने ख़राब हो गए हैं। अब ये गेम जो है बड़ा महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया ये गेम। हमारे ज़माने में कुछ भी कीमत नहीं थी स्टिक की, तब भी महंगा था हमारे लिए। आज महंगाई का अंदाज़ा आपका मैं बताता हूँ आपको। जब मैं खेलता था तो हॉकी 6 रुपये में मिलती थी, हॉकी 6 रुपीस क्या हॉकी स्टिक मिलती थी। आज अच्छी हॉकी 10,000 15,000 की मिलती है, और हॉकी खिलाड़ी कोई रईस घर से नहीं आता है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि जितना आप पैसा दोगे उतनी अच्छी क्वालिटी की आपको वो मिलेगी। बनती ही ऐसी है, फेबर गिलास की है, इसकी जो एक्सपेंसिव हॉकी बनती है, जो इस ग्राउंड को सूट करती हैं। एक तो ये हुआ, आपको मालूम है जो गोल कीपिंग किट है वो 50,000 का है।
अब भोपाल में कौन इसको अफोर्ड करेगा 50,000 हाँ, इस का? वक्त के दौर के हिसाब से तो अभी बहुत मुश्किल है। ये तो एक बेसिक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है, जो यहाँ के खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल कर रही है, वो है ग्राउंड, मेन ग्राउंड, प्लेइंग ग्राउंड। जी आपको भी मिसाल देता हूँ, वर्ल्ड फुटबॉल बहुत टफ है, आप लोग देखते होंगे, जी बहुत टफ है। वर्ल्ड फुटबॉल में हमारी इंडिया की टीम कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। नहीं है ना? क्यों? क्योंकि फिज़िकली, बॉडीली वी आर नॉट फिट, बिल्कुल वो मैच नहीं कर पाते हम। इसी तरह से टेनिस के अंदर हम मैच नहीं कर पाते। टेनिस बहुत डिफ़िकल्ट गेम है। बिल्कुल इंडिविजुअल टूर्नामेंट तो हम खेल ही नहीं सकते, बड़ा टूर्नामेंट हम खेल ही नहीं सकते, क्योंकि वो फिटनेस, वो ताकत वो हम लोगों के बदन में नहीं है ही नहीं। अब रह दे के जो ऐसे गेम जिसके अंदर ताकत कम और दिमाग या प्रैक्टिस ज़्यादा है, उन लोग उस गेम में हम लोग कॉम्पीट करते हैं और जीतते हैं। तो हॉकी के अंदर ये ग्राउंड बनने से, ये वाली, और नए रूल्स बनने से हम लोगों का जो ओरिजिनल गेम था वो हो नहीं पाता। इसलिए नहीं हो पाता, मैं बताता हूँ आपको। पहले एक रूल होता था, अभी आप फुटबॉल देखते हैं, हाँ देखते हैं। फुटबॉल में ऑफसाइड रूल है, जी बिल्कुल ऑफसाइड रूल है हाँ ना जी, फुटबॉल हाँ। में। हॉकी में ऑफसाइड रूल होता था। फुटबॉल में एक प्लेयर पे ऑफसाइड होता है, हाँ। और हॉकी में 2 प्लेयर पे ऑफसाइड होता था। बिल्कुल तो उससे एडवांटेज हम लोगों को ये होता था कि गेम स्लो हो जाता था, गेम स्लो स्लो होता है। था, खुलती नहीं थी ग्राउंड। जी आज के रूल में कोई ऑफसाइड नहीं है, पूरी ग्राउंड खुल गई। आपका खिलाड़ी गोलकीपर के पास खड़ा हो सकता है जाके, सही बात। गेम फास्ट हो गया। वहाँ आ गया जहाँ जो ये फुटबॉल और ये चीज़ें फास्ट होने से आपको ताकत चाहिए, स्टेमिना चाहिए, वो आपकी बॉडी नहीं सूट कर पाती, वो है ही नहीं उसके लिए। तब से हम लोग कोई भी टूर्नामेंट एस्ट्रोटर्फ का नहीं जीत। कहीं ना कहीं फिर हर एक चीज़ का एक वक्त भी होता है, वक्त के हिसाब से कहीं ना कहीं चीज़ें और हालात बदलते जाते हैं। उसी तरह से आज भी गेम में भी हालात बदल चुके हैं। टोटल बदल गया। हाँ बिल्कुल। एक भोपाल के अंदर एक क्लब था, बॉन्डर क्लब, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसकी शुरुआत उस वक्त में थी और काफ़ी अच्छा नाम भी रहा है, और आज उसकी जो जिस तरह से देखा जाए समापन हो गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इसकी, नाम मैंने भी सुना है इसका। जी और ये जो क्लब था, ये अपने यहाँ के नवाब चलाया करते थे, जी। नवाब लोग उसको रन करते थे, अच्छा वो खर्चा करते थे उस क्लब के ऊपर। तो जैसे वो पहलवान पालते हैं, इसी तरह हॉकी प्लेयर पलते थे उस क्लब के अंदर। अच्छा। उसमें फैसिलिटीज़ थी और क्लब बहुत ज़बरदस्त तो बन जो गया नवाब था। हुआ करते थे उनके द्वारा जो उनका क्लब शौक- बनाया गया था शौक के लिए, हाँ। और खिलाड़ियों को हायर किया गया था। हायर करते थे और खूब उनका ख्याल रखते थे। अच्छा तो जाहिर है, जब भोपाल में तो खिलाड़ी थे ही अच्छे, बिल्कुल। तो वो अच्छे से अच्छा खिलाड़ी ले लेते थे, और बहुत ज़बरदस्त टीम थी भोपाल वांडर्स की, बड़ा नाम किया पूरे हिंदुस्तान में। उसमें से ओलंपिक खेलने भी गए खिलाड़ी। आज के दौर को लेकर अगर हम बात करें, आज के दौर में जो खिलाड़ी हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने जो आपकी ज़िंदगी का एक लंबा वक्त आपने इस खेल में गुजारा है, तो अपने एक्सपीरियंस को लेकर आप क्या एक सबक देंगे कि किस तरह से अपने आप को? जो मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने ये इस टाइप की हॉकी एक मैसेज आप हाँ, देना मैं चाहें? बताता हूँ आपको। अगर उन्हें हॉकी खेलना है, हॉकी प्लेयर के लिए ख़ास तौर से, तो ये गेम बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। क्यों ये गेम टफ़ है? ये गेम, इसको खेलने के लिए आपको अपनी बॉडी को बेंड करके भागना पड़ता है। फुटबॉल में सीधे भागना पड़ता है, इसमें झुक के भागना पड़ता है, बॉल के साथ भागना बॉडी पड़ता पर है, लोड होता है। बहुत लोड आता है बॉडी के ऊपर। तो सबसे बड़ी चीज़, पहले तो अपना जिस्म को इतना ताकतवर बनाना, फिटनेस पे ध्यान देना फिटनेस अपनी। नंबर 1, अपनी डाइट पे ध्यान देना, हाँ, खान पान में जिस वो, और उसके बाद इतनी मेहनत करना, क्योंकि इसमें बग़ैर स्टेमिना के, बग़ैर आपके पास गेम है, खिलाड़ियों के पास खेल है, जो भी हमारे बच्चे यहाँ में, उनको ज़रूरत है बहुत मेहनत की, बिल्कुल और मेहनत की ज़रूरत
आप मेहनत जब करेंगे, कर पाएंगे जब आपके अंदर ताकत होगी। मैंने यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं यहाँ बहुत बच्चों से मिला, मैंने उनके डाइट का पूछा कि तुम क्या खाते हो। एक तो बैलेंस डाइट हमें मालूम ही नहीं क्या होती है ज़्यादातर लोगों को, कि बैलेंस डाइट क्या होती है। कुछ भी हो आप, तो ये बच्चे मुश्किल से 3 रोटी खाते हैं, 4 रोटी मुश्किल से। मैंने कहा इतना और उस कम, वक्त के दौर में 6-7-8 रोटी नहीं 10-12 रोटी 10-12 रोटी आम होती थी, मामूली। मैं था, असलम शेर था, शाहिद नूर था, ज़फ़र इक़बाल लोग जब खाना खाते थे खेलने के बाद 10-12 रोटी, तकरीबन आधा किलो गोश्त ज़रूरी, बदन के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब इस किस्म की खुराक ये बच्चे खा ही नहीं पाते। अब क्यों नहीं खाते, या इनको आदत नहीं है, तो ये चीज़ है, उन्हें अपनी डाइट इम्प्रूव करना पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से, और अपने खेल में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हमारे इस किस्से भोपाल के शो में हमारे साथ बने आज, और आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ भारत के एक गोल्डन, कहीं तो हॉकी प्लेयर के गोल्डन सुपरस्टार इनाम उर रहमान साहब मौजूद हैं, और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की हकीकत और ज़िंदगी में जो तजुर्बे हैं, चाहे वो खेल को लेकर हो, चाहे इनकी निजी ज़िंदगी को लेकर कि किन हालातों में जहाँ तक देखा जाए कि पैरों में चप्पल भी नहीं है, उस वक्त में तंगरस्ती में इन्होंने अपने आप को खड़ा किया, और बीच में राजनीति से लेकर कई ऐसे मुद्दे आए, और इन सब को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपने गोल पर ध्यान रखा। इनकी जर्नी देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद जी, जो कि कहा जाता है कि मेजर ध्यानचंद जादूगर कहलाते थे। नवाब पटौदी जी भोपाल की शान है, जो कि क्रिकेट में एक नाम चलता था। तो इतना लंबा वक्त तय करने के बावजूद आज भी आपके सामने मौजूद हैं, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के वाक़ये आपको बताए हैं, और आखिरी में एक मैसेज दिया है कि अपनी फिटनेस को लेकर ज़रूर ध्यान दें। चाहे आप खिलाड़ी हो या ना हो, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। शुक्रिया।